वेलकम इन द न्यू वीडियो। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था डायमेंशन के बारे में, किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कैसे निकालते हैं, डायमेंशन के डिफरेंट यूजेस क्या हैं, जैसे मात्रक निकालना, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलना, फिजिक्स के फार्मूलों की जांच करना आदि के बारे में हमने चर्चा किया। आज का हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा वेक्टर एनालिसिस। डियर स्टूडेंट्स, हमारी क्लास रोज़ होती है। रेगुलर क्लास के लिए आप डेली चैप्टर वाइज ओपन कीजिए और हर चैप्टर का आनंद लीजिए। आज का हमारा चैप्टर है वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण। सबसे पहले हम देखते हैं कि फिजिक्स में दो तरह की राशियाँ होती हैं। पहला अदिश राशि, दूसरा सदिश राशि। अदिश राशियाँ वो राशियाँ हैं जिनमें परिमाण तो होता है किंतु दिशा विहीन होती हैं, उनमें कोई दिशा नहीं होती है। जैसे किलोग्राम, द्रव्यमान, लंबाई, चाल, घनत्व, ये सभी दिशाहीन राशियाँ हैं। इसलिए ये राशियाँ अदिश राशियों के अंतर्गत आती हैं। दूसरी राशि होती है सदिश राशि। ये ऐसी राशियाँ हैं जिनमें परिमाण तो होता ही है, साथ साथ दिशा भी होती है। यानी सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। नंबर एक, उस राशि का परिमाण, और नंबर दो, उस राशि की दिशा। परिमाण और दिशा जब दोनों का समायोजन होता है तभी सदिश राशियाँ परिभाषित होती हैं। जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, बल, ये सभी सदिश राशियाँ हैं, क्योंकि इन सब में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। ये तो अदिश और सदिश राशियों के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम बताते हैं स्थित सदिश क्या होती है। स्थित सदिश के लिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है। ये मूल बिंदु O है। मूल बिंदु के सापेक्ष किसी गतिमान वस्तु की स्थिति स्थित सदिश कही जाती है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु गति कर रही है, उसका परिमाण r1 है, तो उसके लिए हम एक r1 सेंटीमीटर की एक लाइन बना देते हैं और जिस दिशा में गति कर रही है उस दिशा के हिसाब से यहाँ पर कोण बना देते हैं। इसको लिखने के लिए r1 के ऊपर एक छोटा सा तीर बना देते हैं। ये तीर जो है वेक्टर की दिशा को प्रकट करती है। अब दूसरी वस्तु r2 से चल रही है, उसकी स्थित सदिश Q है। ये दोनों P और Q मूल बिंदु O के सापेक्ष लिखी गई हैं। ये हुआ बिंदुओं की स्थित सदिश। अब विस्थापन सदिश। अब इन दोनों का अगर हम विस्थापन निकालना चाहें कि P और Q के बीच में कितना विस्थापन हुआ, तो हम ये बना देते हैं। अब जो PQ बना हुआ है, ये चीज़ PQ, ये R1 और R2 के विस्थापन को प्रकट करती है। इसको कैसे ज्ञात करते हैं? विस्थापन वेक्टर PQ इज इक्वल टू OQ माइनस वेक्टर OP। तो विस्थापन फॉर दिस PQ क्या हुआ? OQ माइनस वेक्टर OP। ये विस्थापन सदिश कहा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे वेक्टर एकांक वेक्टर। एकांक वेक्टर, एकांक वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका परिमाण एक हो। जैसे वेक्टर A है, इसका एकांक वेक्टर हम इस तरह से लिखते हैं।
वेक्टर ए है और वेक्टर ए जो है ये एकांक वेक्टर है और ये वेक्टर है। हमारा वेक्टर ए है, इसका एकांक वेक्टर ये है। इसको लिखने का तरीका ये है, इसके ऊपर थोड़ा सा इस प्रकार का चिन्ह बना देते हैं और तीर का निशान बना रहेगा तो साधारण वेक्टर को प्रकट करता है, और ये चिन्ह बना हुआ है तो एकांक वेक्टर को प्रदर्शित करता है। अब एकांक वेक्टर का मतलब कैसे होता है? वेक्टर ए अपान मॉड वेक्टर ए। एकांक वेक्टर ए हुआ वेक्टर ए अपान मॉड वेक्टर ए। ये इस प्रकार से ये यूनिट वेक्टर हमारा निकल आया। जैसे उदाहरण के लिए हमारा एक वेक्टर है 2i + 3j। यहाँ पर i और j लंब कोणीय वेक्टर कहे जाते हैं, -k। तो i j k ये लंब कोणीय वेक्टर कहे जाते हैं। इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से है, ये x है, ये y है और ये z है। x अक्ष के अनुदिश लंब कोणीय वेक्टर को हम i से लिखते हैं, y अक्ष के अनुदिश हम j से लिखते हैं और z अक्ष के अनुदिश k लिखते हैं। ये i, j और k लंब कोणीय वेक्टर कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इन तीनों के बीच में 90 अंश का कोण होता है। i और j के बीच में ये 90, j और k के बीच में ये 90 और ये 90। इस तरह से 90, 90, 90 इनमें परस्पर 90 डिग्री का कोण होता है, इसलिए इन्हें लंब कोणीय वेक्टर कहते हैं। इस प्रकार से ये वेक्टर ए है 2i + 3j - k। i j के लंब कोणीय वेक्टर हैं और ये क्या होते हैं ये हमने डिस्कस किया। अब हमें एकांक वेक्टर ए निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए मॉड निकालते हैं। मॉड वेक्टर ए, मॉड निकालने के लिए सबसे पहले वर्गमूल का एक चिन्ह बनाते हैं और 2 जो लिखा हुआ है 2 स्क्वायर करते हैं। फिर यहाँ जो लिखा हुआ है 3 स्क्वायर, फिर यहाँ पर 1 स्क्वायर। यानी जो i j के गुणांक हैं, i का गुणांक 2 है, 2 का स्क्वायर, j का गुणांक 3 है तो 3 का स्क्वायर, और k का गुणांक -1 है लेकिन यहाँ प्लस लिखा गया है, इसलिए क्योंकि स्क्वायर होने पर माइनस प्लस हो जाता है। अब इसको हम हल करेंगे तो 4, ये हुआ 9 और ये हुआ 1, इसको इज इक्वल टू √10। तो इस प्रकार से मॉड को आया √10। मॉड को हम 2 पैरेलल लाइंस के बीच में लिखते हैं। वेक्टर को जब 2 पैरेलल लाइंस के बीच में लिखा जाता है तो यह परिमाण या मॉडुलस को प्रदर्शित करता है। यानी ये हुआ मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए का परिमाण इस तरह से निकाला जाता है। अब हम इस सूत्र में इन दोनों का मान रखेंगे, वेक्टर ए को और मॉड वेक्टर ए को, तो हमारा एकांक वेक्टर ए आ जाएगा। तो इस प्रकार से एकांक वेक्टर ए हमारा हुआ 2i + 3j - k अपान √10। तो इस तरह से एकांक वेक्टर हमारा आ गया है। अब हम आगे चलते हैं वेक्टरों को जोड़ने की विधि। वेक्टरों को जोड़ने की विधि समांतर चतुर्भुज विधि। समांतर चतुर्भुज विधि गणितीय विधि। दो वेक्टर को जोड़ने की समांतर चतुर्भुज विधि क्या होती है, उसमें हम गणितीय विधि की हम चर्चा करेंगे। दो वेक्टर p और q को हमें जोड़ना है। जैसे एक वेक्टर हुआ p और एक वेक्टर हुआ q।
इनके बीच का कोण है थीटा, यानी वेक्टर P और वेक्टर Q थीटा कोण पर परस्पर कार्यरत हैं। इन्हें समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर इनको संलग्न चतुर्भुज की भुजाओं द्वारा प्रदर्शित नहीं कर सकते तो यह विधि प्रयोग नहीं की जाएगी। यदि दो वेक्टर को समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं तो इन वेक्टर का जो परिणामी होगा वह उस विकर्ण से निरूपित होता है जो उस बिंदु से जाता है। अब यहाँ पर P और Q जो हैं ये बिंदु O पर मिले हैं, इसलिए O से जाने वाला जो विकर्ण होगा उसी से परिणामी निरूपित होता है। तो मान लीजिए कि वेक्टर P और वेक्टर Q बिंदु O से समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं के द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं, इसलिए इनका परिणामी R बिंदु O से विकर्ण के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। अब इस समांतर चतुर्भुज को हम कंप्लीट कर लेते हैं। O इसको हम A ले लेते हैं, ये बिंदु B ले लेते हैं, ये C ले लेते हैं। अब बिंदु B से OA भुजा पर एक प्रक्षेप डालते हैं इस प्रकार से, मान लीजिए ये D है। परिणामी R जो है वेक्टर P की दिशा से अल्फा कोण बनाता है। परिणामी R वेक्टर P की दिशा से अल्फा कोण बनाता है। एक बार इसको हम पुनः रिवाइज कराते हैं। माना कि वेक्टर P और वेक्टर Q को समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसा कि फिगर में बताया गया है। वेक्टर P OA दिशा में और वेक्टर Q OC दिशा में कार्यरत है। इन दोनों वेक्टर के बीच का कोण थीटा है। अब इन दोनों का जो परिणामी होगा ये समांतर चतुर्भुज का वह विकर्ण जो बिंदु A से जाता है, यानी OB, इससे प्रदर्शित किया गया है। परिणामी R जो है वेक्टर P की दिशा से हम मानते हैं कि अल्फा कोण बनाता है। अब हमें इस विधि से वेक्टर R और अल्फा हमें ज्ञात करना है। वेक्टर R का परिमाण क्या है और उसकी दिशा क्या है। जब दोनों ज्ञात होंगे तभी वेक्टर R परिभाषित होगा। तो सबसे पहले हम वेक्टर R का परिमाण ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं। त्रिभुज OAB में, त्रिभुज ODB में ये त्रिभुज लेते हैं। ये कोण हमारा 90 डिग्री का प्रक्षेप है। यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा। OB स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। OB स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, पाइथागोरस का प्रमेय। अब OD को हम लिखेंगे OA प्लस AD, यानी OD को हम क्या लिख सकते हैं OA प्लस AD, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ये OA है और ये AD है, ये मिल करके OD बनाते हैं। तो OD हुआ OA अब प्लस AD, जब दोनों जोड़ेंगे तो हमें OD प्राप्त होगा। हम OD की जगह पे इसको लिखेंगे OA प्लस AD और स्क्वायर यहाँ बना देंगे और DB स्क्वायर। अब इसको हम होल स्क्वायर करेंगे। OA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस 2OA इंटू AD प्लस DB स्क्वायर। अब देखते हैं OD स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर और DB स्क्वायर को यहाँ लाते हैं DB स्क्वायर प्लस 2OA इंटू AD। इस तरह से हमने इसको अरेंज किया। अब हम फिगर की ओर पुनः देखते हैं। AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर,
यानी बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर ये हुआ ए बी स्क्वायर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का पाइथागोरस का प्रमेय यहाँ पर लगेगा। ये लंब है और ये आधार है, तो बी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। इसलिए ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर लिख देते हैं और प्लस 2 OA इंटू ए डी, ये हुआ। अब देखिए फिगर को, OA वेक्टर P है, इसको लिखेंगे वेक्टर P स्क्वायर। AB और OC ये समांतर चतुर्भुज की समांतर भुजाएं हैं, इसलिए दोनों बराबर होंगे। इसको लिखेंगे वेक्टर Q स्क्वायर, क्योंकि जब समांतर है तो OC और AB ये दोनों बराबर होंगे, प्लस 2OA इंटू AD। आप देखते हैं OA तो हमारा वेक्टर A है, किंतु AD हमें प्राप्त नहीं है। अब हम AD पर विचार करते हैं, AD कितना हुआ। अब देखिए फिगर में OC और AB ये समांतर चतुर्भुज की समांतर भुजाएं हैं, इसलिए जो कोण थीटा ये बना हुआ है ये इसके बराबर होगा, इसे संगत कोण कहते हैं, इसलिए कोण हुआ थीटा। अब हम साइन थीटा लिखते हैं। आप देखते हैं इस त्रिभुज में, त्रिभुज बी डी ए में, त्रिभुज बी डी ए में कास थीटा होता है आधार AD अपान कर्ण AB। AD अपान AB, AB हमारा है वेक्टर Q, ये हुआ वेक्टर Q। अब हम AD को लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू वेक्टर Q कास थीटा, यानी AD कितना हुआ वेक्टर Q कास थीटा। अब AD के इस मान को यहाँ पर हम स्थापित करेंगे तो हमें मिलेगा वेक्टर P स्क्वायर प्लस वेक्टर Q स्क्वायर प्लस 2OA, OA हमारा वेक्टर P है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 वेक्टर P, और AD हमारा है वेक्टर Q कास थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर Q कास थीटा। अब जो OB है ये हमारा है वेक्टर R, तो OB की जगह पर हम लिखेंगे वेक्टर R। तो इस प्रकार से हमें फार्मूला प्राप्त हुआ, वेक्टर R स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर P स्क्वायर प्लस वेक्टर Q स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर P वेक्टर Q कास थीटा। ये दो वेक्टरों को समांतर चतुर्भुज विधि से परिणामी निकालने का ये तरीका है। अगर हमें वेक्टर P और वेक्टर Q मालूम है, उनके बीच का कोण मालूम है, तो इन दोनों का परिणामी इस सूत्र की मदद से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आते हैं इस परिणामी की दिशा कैसे निकाली जाए। अब हम परिणामी की दिशा को पता करते हैं कि ये परिणामी जो है वेक्टर P से जो अल्फा कोण बना रहा है, इसे P और Q के पदों में हम लिखेंगे, P, Q और थीटा के पदों में ज्ञात करना चाहते हैं, तो जिससे कि हम परिणामी की दिशा को आसानी से ज्ञात कर सकें। आप देखते हैं त्रिभुज ODB में tan अल्फा इज इक्वल टू लंब BD अपान आधार OD। अब BD, हमें BD मालूम नहीं है, अब BD निकालते हैं तो इस त्रिभुज को लेते हैं, त्रिभुज ABD में, तो साइन थीटा हुआ लंब BD अपान कर्ण AB, तो BD हुआ AB साइन थीटा।
बी डी को ज्ञात करने के लिए हमने त्रिभुज लिया ए बी डी। यहाँ पर साइन थीटा हुआ लंब बी डी अपान कर्ण ए बी। इसको हम तिरछा गुणा करके बी डी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ए बी हमारा क्यू है तो हम इसको लिखते हैं वेक्टर क्यू से, और ये हुआ साइन थीटा। तो हमारा बी डी मिला वेक्टर क्यू साइन थीटा। अब यहाँ पे चलते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू बी डी वेक्टर क्यू साइन थीटा अपान बी डी। बी डी क्या है? बी डी हमारा है वेक्टर क्यू साइन थीटा, और ओ डी हमारा है ओ ए प्लस ए डी, यानी ओ ए प्लस ए डी। तो tan अल्फा हुआ वेक्टर क्यू साइन थीटा अपान ओ ए हमारा वेक्टर पी है, इसको जहाँ पे हम वेक्टर पी को इस तरह से लिख देते हैं, और ए डी हमारा वेक्टर क्यू साइन थीटा है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस तरह से tan अल्फा हमारा आ गया वेक्टर क्यू साइन थीटा अपान वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू साइन थीटा। इस तरह से परिणामी आर हमने ज्ञात किया और इस परिणामी की दिशा ज्ञात किया है। दोनों की मदद से अब ये परिणामी वेक्टर हमारा परिभाषित हुआ है। अब हम आगे चलते हैं, इस फार्मूले का डिस्कशन करते हैं। वेक्टर आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये परिणामी का सूत्र अभी हमने निगमन किया। अगर दो वेक्टर हैं, वेक्टर p और वेक्टर q, अगर ये दोनों वेक्टर एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, यानी वेक्टर p की दिशा ये है और वेक्टर q की दिशा ये है, अनुदिश, इन्हें अनुदिश वेक्टर कहा जाता है। अगर ये दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हैं तो इनके बीच का जो कोण थीटा हुआ 0 हुआ, क्योंकि इनके बीच में कोण बनेगा ही नहीं, तो थीटा हुआ 0। तो वेक्टर आर स्क्वायर हुआ वेक्टर पी स्क्वायर प्लस वेक्टर क्यू स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर पी वेक्टर क्यू cos 0। cos 0 हमारा 1 होता है, तो ये हुआ वेक्टर पी स्क्वायर प्लस वेक्टर क्यू स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर पी वेक्टर क्यू। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू होल स्क्वायर। तो आर हमारा हुआ पी प्लस क्यू। अब इससे रिजल्ट ये निकलता है कि अगर दो वेक्टर पी और क्यू अनुदिश हैं या समांतर हैं तो इनका जो परिणामी होगा वो उन दोनों के योगफल के बराबर होगा। उनका परिणामी दोनों वेक्टर के योगफल के बराबर होगा। अच्छा, ये तो हुआ पहला डिस्कशन। अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं तो अगर वेक्टर p और वेक्टर q लंबवत है, यानी एक वेक्टर इधर है p तो दूसरा वेक्टर इधर है q, और इनके बीच का कोण 90 डिग्री है, तो ये लंबवत है। तो इस दशा में हमारा थीटा हुआ 90 डिग्री। तो वेक्टर आर स्क्वायर क्या होगा? वेक्टर पी स्क्वायर प्लस वेक्टर क्यू स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर पी वेक्टर क्यू cos 90, क्योंकि वेक्टर p और वेक्टर q जो हैं ये 90 डिग्री पर काम कर रहे हैं। चूँकि हम जानते हैं कि cos 90 0 होता है, तो हमारा परिणामी वेक्टर क्या हुआ? वेक्टर p स्क्वायर प्लस वेक्टर q स्क्वायर, यानी वेक्टर r हुआ स्क्वायर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ये हुआ। अगर दो वेक्टर p और q परस्पर लंब हैं तो उनके परिणामी का ये सूत्र होगा। अब हम तीसरी कंडीशन पर आते हैं। दो वेक्टर अगर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं,
अगर दो वेक्टर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, मतलब एक वेक्टर p इधर है तो दूसरा वेक्टर q इधर है, दोनों परस्पर समांतर हैं लेकिन दिशा में विपरीत हैं। एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, परस्पर विपरीत हैं। तो इन दोनों के बीच का कोण हुआ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि विपरीत हैं। अब हम परिणामी के सूत्र में वेक्टर p स्क्वायर प्लस वेक्टर q स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर p वेक्टर q cos थीटा, ये परिणामी का हमारा फार्मूला है। अब यहाँ पर थीटा की जगह पे हम 180 डिग्री लिखेंगे, तो हमारा रिजल्ट आएगा प्लस 2 वेक्टर p वेक्टर q cos 180। हम जानते हैं कि cos 180 -1 होता है, तो हमारा फार्मूला हुआ वेक्टर p स्क्वायर प्लस वेक्टर q स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर p वेक्टर q इंटू -1। तो ये हुआ वेक्टर p स्क्वायर प्लस वेक्टर q स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर p और वेक्टर q। इस तरह से हमारा परिणामी ये प्राप्त हुआ। इसको हम ऐसा भी लिखते हैं वेक्टर p माइनस वेक्टर q होल स्क्वायर। तो परिणामी r हमारा हुआ वेक्टर p माइनस वेक्टर q। इससे रिजल्ट ये निकला कि अगर दो वेक्टर p और q परस्पर विपरीत दिशा में हैं तो उनका परिणामी दोनों के अंतर के बराबर होगा और दिशा बड़े वाले वेक्टर की ओर होती है। दिशा किधर होती है? जो वेक्टर बड़ा है उधर होती है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कल अपने रेगुलर क्लास में हम बताएंगे दो वेक्टर का अदिश गुणन क्या होता है। हमारे चैनल को आप शुरू से लेकर के आखिर तक देखें, जिससे कि आपको हर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और रेगुलर देखें क्योंकि ये वीडियो रेगुलर प्रसारित किया जाता है।